चलो दूसरी हेडिंग लिखो, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण हो गया। इसमें लिखो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण हो गया, पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विलायक के कण पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हो गया, उस पदार्थ का अंतःपरासरण कहलाती है। उस पदार्थ का अंतःपरासरण कहलाती है। उस पदार्थ का अंतःपरासरण कहलाती है। हो गया। अब देखो, जैसे लिखोगे, जैसे किशमिश को जल में डालने पर किशमिश को जल में डालने पर हो गया, जल के अणु किशमिश की बाह्य कोशिका परत से होकर किशमिश की बाह्य कोशिका परत से होकर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे किशमिश खुल जाता है। जिससे किशमिश खुल जाता है। जिससे किशमिश खुल जाता है। हो गया। अतः यहाँ किशमिश का अंतःपरासरण हुआ है। अतः यहाँ किशमिश का अंतःपरासरण हुआ है। हो गया ना। अब देख सकते हो यहाँ चित्र में, यहाँ पे जल लिया गया, ये किशमिश लिया गया है। क्योंकि किशमिश सूखा हुआ होता है, अर्थात उसके अंदर से लगभग विलायक बाहर निकल चुका होता है, तो समझ लो उसके अंदर विलय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अतः किशमिश के अंदर जो विलयन भरा है उसकी सांद्रता बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें विलायक नाम मात्र का है, अंदर लगभग विलय ही है, तो जाहिर सी बात है सांद्रता बहुत अधिक होगी जब विलय की मात्रा अधिक होगी तो। इसीलिए उसकी सांद्रता अधिक है। जबकि बाहर तुमने क्या रखा है, जल रखा है, तो जल जाहिर सी बात है बहुत पतला होता है। जब तो एक विलायक है, उसमें कोई विलय मिला ही नहीं, विलयन बना ही नहीं, अर्थात उससे कम कुछ हो ही नहीं सकता, कोई विलयन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाहर वाला सन हो गया, अंदर वाला क्या हो गया, सांद्र हो गया। तो हम
हमको पता है कि परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, अर्थात बाहर कम है अंदर अधिक है, इसलिए बाहर से जल के अणु कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे और किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिससे हमको फूला हुआ किशमिश प्राप्त होता है। इसका उदाहरण कल हमने देखा था, जैसे खीर में या सेवई में। ठीक है ना, बना लो इसको, सब आगे बढ़ते हैं। ये सब परीक्षा की दृष्टि से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना परासरण दाब जान नहीं सकते, इसीलिए पहले परासरण पढ़ रहे हैं। चलो देखो, हेडिंग इक्वल वितरण और परासरण में अंतर। वितरण और परासरण में अंतर। वितरण और परासरण में अंतर हो गया ना। तो दो कॉलम बनाओ, एक में लिखो वितरण, दूसरे में लिखो परासरण। पहले में वितरण, दूसरे में परासरण। हो गया। अब लिखो इसमें सबसे पहला नंबर लिखो वितरण में। वितरण की प्रक्रिया में हो गया, विलेय के अणु हो गया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। विलेय के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। हो गया। परासरण में लिखो पहला नंबर, परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणु, परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। वितरण में क्या लिखा है? वितरण वाले में उल्टा करो, वितरण में अधिक से कम रहेगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। हो गया। और परासरण में लिखो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। हो गया ना। अब ये जो हम लोग एक अंतर पढ़े हैं, इसको तुम दो अंतर बना सकते हो, क्योंकि मान के चलो तुमको दिखाना हो कि हम 4 अंतर 5 अंतर लिख रहे हैं, क्योंकि खंड करके लिखोगे तो अच्छा लगता है, ज्यादा नंबर मिलता है। तो इसमें पहला नंबर तुम क्या लिख सकते हो कि इसमें विलेय के अणु गतिशील होते हैं, इसमें विलायक के अणु गतिशील होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखोगे दूसरा नंबर
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करते हैं। इसमें लिखोगे ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः गमन करते हैं, तो यहीं पे तो अंतर मिल जाएगा तुम। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अगला नंबर। विसरण में लिखो, विलयनों को अलग करने के लिए, विलयनों को अलग करने के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। क्या लिखे? विलयनों को अलग करने के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। हो गया? जैसे देखो, जब हमने जल में रंग का टुकड़ा डाला था तो क्या उसमें कोई झिल्ली लगाए थे क्या? नहीं, हमने केवल रंग का टुकड़ा डाल दिया। लेकिन जब परासरण की प्रक्रिया पढ़े तो उसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगाएंगे। जब तक अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगाएंगे तब तक परासरण की प्रक्रिया नहीं होगी, ये याद रखे रहना। क्योंकि अगर अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात कोई रोकने वाला नहीं है तब तो विलय के कण चले जाएंगे ना आसानी, और विलय के कण चले जाएंगे तो विसरण की प्रक्रिया कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखे? इसमें लिख लो, विलयनों को अलग करने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। विलयनों को अलग करने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। हो गया? अगला नंबर लिखो, विसरण में संपूर्ण विलयन की सांद्रता समान होने तक, 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 हो गया, विसरण की प्रक्रिया चलती रहती है। संपूर्ण विलयन की सांद्रता समान होने तक विसरण की प्रक्रिया चलती रहती है। हो गया? इसमें लिखना, अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ, परासरण में लिखना है, अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ, दोनों तरफ दोनों तरफ, हो गया, विलयनों की सांद्रता समान होने तक, दोनों तरफ विलयनों की सांद्रता समान होने तक परासरण की प्रक्रिया चलती रहती है। हो गया ना? बस ये हो गया तुम्हारा विसरण और परासरण में अंतर। अब देखो, हेडिंग एक लिख लो, अर्धपारगम्य झिल्ली, परिभाषा इसकी जानते रहो। अर्धपारगम्य झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली, हो गया? तो इसमें लिख लो, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर, ऐसी झिल्ली
जिसमें से होकर विलायक के अणु या विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं। विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं, परंतु विलेय के कण नहीं जा सकते हैं। परंतु विलेय के कण नहीं जा सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। हो गया। यह दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक, जैसे लिख लेना, जैसे प्राकृतिक, उसके आगे लिख लेना जैसे। हो गया। अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। हो गया। कॉमा किशमिश अंगूर आदि की बाह्य कोशिका परत, यही तुम लोग उदाहरण में पढ़े हैं। उसकी बाह्य कोशिका परत से होकर एक बार जल बाहर निकला था, एक बार जल अंदर गया। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। आदि हो गया। उसके बाद लिखो दूसरा नंबर, कृत्रिम। जैसे श्लेष्मा युक्त कॉपर फेरोसाइनाइड, श्लेष्मा युक्त कॉपर फेरोसाइनाइड। हो गया। की झिल्ली हो गया ना। बस अब हम शुरू करते हैं परासरण दाब। परासरण जान लिए, अब परासरण दाब जानना है। तो अभी एक चीज देखो, जैसे हमने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में हमने यहां तक जल भर दिया है। ये नीचे क्या है? जल। तो जल है तो जाहिर सी बात है तन होगा, पतला होगा ना। यहां पे हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। क्या है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली।
और ऊपर हमने एक विलयन भर दिया, विलयन जो कि कैसा है, सांद्र है। हो गया ना? तो अब ध्यान से देखना, ये हमने अर्धपारगम्य झिल्ली जब यहाँ पे लगा दी है तो इससे होकर विलेय की कण तो आर पार जाएंगे नहीं, दिखाई दे रहा है? क्या होगा, इस जल में से जो छोटे छोटे विलायक के कण होंगे, विलयन में भी छोटे छोटे विलायक के कण होंगे, कौन किधर जाएगा, जल वाला जाएगा विलयन की ओर, क्योंकि तनु वाला जाएगा किसकी ओर, सांद्र की ओर। यही इसमें जो छोटा दिखाया गया वो किसका कण है, विलायक का कण है। चर्चा हमको इसी करनी, इसमें विलय दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दिए तो विलय का कोई योगदान होगा ही नहीं, वो रुक जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, ये जल के अणु जाने लगते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि ऐसा नहीं होता है कि केवल इधर से ही जल के अणु जाते रहेंगे, उधर से भी जल के अणु आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने परिभाषा में इसको डेफिनेट नहीं किया कि उधर से भी आते हैं। उधर से आने वाले को डेफिनेट हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर से ज्यादा जाते हैं तो प्रभाव किधर का पड़ता है, इधर वाले का ही प्रभाव पड़ता है। उधर से 1 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से 100 1000 चले जाएंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, इधर से, ये ध्यान देना है। तो अब क्या हुआ, इधर से जल के अणु ऊपर जाने लगे और ऊपर का विलयन क्या होने लगा, पतला होने लगा ना। अब एक चीज देखो, हम क्या करें, ऊपर से दाब डालना शुरू करें। क्या डालना शुरू करें, दाब। अब जब विलयन पे दाब पड़ेगा तो विलयन नीचे दबना शुरू करेगा, तो क्या नीचे से कण ऊपर आ पाएंगे, अब नहीं आ पाएंगे। तो अब इस पे दाब डालना शुरू करो तो क्या होगा, धीरे धीरे कणों के आने की दर कम होने लगेगी, मतलब जितने कण आ रहे थे उससे कम होने लगेंगे धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि कणों का आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो तुम दाब लगाते जाओ तो जितना मर्जी उतना लगा सकते हो। ठीक है, तो लेकिन लगाते जाओ, जैसे ही वह समय आया कि जल के अणु आना बंद हो गए, उसी दाब को हम परासरण दाब कहेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक तुम कितना भी लगा दिए, लेकिन कम से कम जितना लगाने के बाद जल के अणुओं का आना बंद हुआ उसे परासरण दाब कहेंगे। तो क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किए गए 2 विलयनों में, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किए गए 2 विलयनों में कौन सी प्रक्रिया को रोकने के लिए, हम जल के अणुओं का जाना रोकना चाहते थे ना, और जल के अणुओं का जाना कौन सी प्रक्रिया है, परासरण है। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन की सतह पर लगाया गया न्यूनतम दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया न्यूनतम दाब कहेंगे, अधिकतम तो कुछ भी तुम लगा सकते हो। न्यूनतम दाब जिससे परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद इसी के लिए वानथाप ने नियम दिया था, जो कि हमारे गैसी नियम के अनुसार ही है, जो पीवी बराबर एनआरटी पढ़े थे, बायल का नियम पढ़े थे, चार्ल्स का नियम पढ़े थे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, उसके बाद गैस नियम, आदर्श गैस नियम, फिजिक्स में पढ़े होंगे, शायद केमिस्ट्री में तो इस बार पढ़ाया नहीं, फिजिक्स में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चलो तो लिखो इसको, पहले परिभाषा लिखो। चलो परासरण दाब हो गया हेडिंग ना, परासरण दाब की परिभाषा लिखो। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किए गए, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किए गए
अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किए गए। दो विलयनों में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, दो विलयनों में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया न्यूनतम दाब ही उस विलायक का परासरण दाब कहलाता है। विलायक नहीं, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। बस अब नीचे लिखो। चित्र तो बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे हेडिंग लिखो, परासरण दाब संबंधी नियम। परासरण दाब संबंधी नियम। परासरण दाब संबंधी नियम। हो गया? देखो इसमें वांट हाफ ने वांट हाफ ने तनु विलयनों के परासरण दाबों के हो गया प्रायोगिक मानों का अध्ययन किया और बताया कि हो गया अवाष्पशील विलेयों के लिए एक मिनट, अवाष्पशील विलेयों के तनु विलयनों के लिए, अवाष्पशील विलेयों के तनु विलयनों के लिए भी हो गया गैसीय नियम जैसे ही नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं। गैसीय नियम जैसे ही नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं।
जिन्हें परासरण दाब का नियम कहते हैं, जिन्हें परासरण दाब का नियम कहते हैं। हो गया ना? ये निम्न प्रकार से हैं, ये निम्न प्रकार से हैं। पहला नंबर बायल-वानठॉप नियम। पहला नंबर बायल-वानठॉप नियम। बायल-वानठॉप नियम हो गया ना? इसमें लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हो गया, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर हो गया, किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब स्थिर ताप पर, किसी विलयन का परासरण दाब हो गया, किसी विलयन का परासरण दाब, उस विलयन की, परासरण दाब कोष्ठक में पी लिख देना, परासरण दाब कोष्ठक में पी, उस विलयन की सांद्रता, सांद्रता C कोष्ठक में लिख देना मोलरता के पदों में, सांद्रता C कोष्ठक में मोलरता के पदों में, मोलरता के पदों में हो गया ना? कोष्ठक बंद कर दिए। के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात हो गया, अर्थात विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी परासरण दाब उतना ही अधिक होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी परासरण दाब उतना ही अधिक होगा। हो गया ना?
हो गया जी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो बायल वांछात नियम क्या कहता है, स्थिरता पर। स्थिरता पर पहले बोले उसमें, इस नियम के अनुसार स्थिरता पर बोले। तो देखो बायल वांछात नियम से स्थिरता पर क्या कहा गया कि जो विलयन का परासरण दाब है विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात P अनुक्रमानुपाती C, और जो C है किस रूप में है, मोलरता के रूप में है, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती हटाए तो एक स्थिरांक लग गया, P बराबर K इंटू C, हो गया ना। अब देखो C क्या है, मोलरता है। मोलरता का सूत्र क्या जानते हो, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, ये पढ़े हम लोग पीछे। मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, आयतन लीटर को V से प्रदर्शित करते हैं, हो गया। तो n बट्टे क्या हो गया, V। अब अगर कहा गया मोलों की संख्या 1 को मानक मानने के लिए इकाई मानते हैं, ठीक है। तो अगर विलेय के मोलों की संख्या 1 हुई तो P बराबर K इंटू 1 बट्टे V हो गया, हुआ ना। अब K क्या था, स्थिरांक था, अनुक्रमानुपाती हटा था तो स्थिरांक लगा था, स्थिरांक हटा दे तो फिर से क्या लग जाएगा, अनुक्रमानुपाती लग जाएगा, P अनुक्रमानुपाती 1 बट्टे V। अर्थात यहां से एक नियम क्या निकला, जो परासरण दाब होगा विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती कब, जब मोलों की संख्या 1 हो। यही हमारा गैसीय नियम था, बायल का नियम। बायल का गैसीय नियम कहता था कि किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। जैसे तुम देख सकते हो गुब्बारे में जब हवा भरते जाओ तो गुब्बारा फूलता जाता है, और उसको हाथ में लेके दबाओ तुम, पहले गुब्बारा इतना बड़ा हो गया तो इतना ज्यादा स्थान घेरा था, आयतन इतना हो गया, दबा के इतना कर दो तो आयतन तो कम हो गया ना, लेकिन गुब्बारे के अंदर दाब बढ़ गया, और दबाते गए एक समय ऐसा आया गुब्बारा फूट गया। फूटा, क्यों फूटा, क्योंकि तुम दबा के उसका आयतन कम कर रहे थे। आयतन कम करने के कारण अंदर उपस्थित गैस का दाब बढ़ने लगा। दाब क्या होता है, गैस के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवारों पर लगाया गया टक्कर, ठीक है। तो क्या हुआ, टक्कर की गति बढ़ने लगी, दाब बढ़ने लगा तो टक्करों की संख्या बढ़ने लगी, गति बढ़ने लगी। जब ज्यादा टक्कर हो गया गुब्बारे की दीवार सहन नहीं कर पाई, गुब्बारा फट गया, हुआ ना। तो वही हमारा गैसीय नियम था। तो इसी को बायल ने विलयन के लिए निकाल दिया। किसके लिए निकाला, विलयन के लिए। और किसके लिए निकाला, तनु विलयन के लिए। ये ध्यान देना, सांद्र के लिए नहीं, हो जाएगा। तो याद रखे रहो। तो ये नियम नोट करो पूरा, उसका अर्थात वाला याद रखना। यहां से PV बराबर K निकला, ये जो P बराबर KC निकला इसको भी याद रखना। दोनों फॉर्मूला याद रखो। दूसरा नियम इसका कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।